Hello students, let us start with the question paper 7, science sample paper of marble. Let's go over the section A. First question says that a solution is treated with a ground eggshell. Now what is ground eggshell? Ground eggshell is CaCO3 to produce gas which makes lime water milky. Lime water milky कौन convert करता है? CO2 गैस. ठीक है. Then the solution contains. Now यहाँ पर CO2 गैस रिलीज हो रही है. मतलब यहाँ हिंट दिया है कि एक ऐसे सोल्यूशन से रिएक्शन होगा जहाँ पर गैस प्रोड्यूस होगी और वो गैस जो है वो लाइम वाटर को मिल्की में टर्न कर सकता है. तो एग शेल का फॉर्मूला CaCO3 लिख दिया और यहाँ पर एक गैस बनेगी CO2 गैस. ठीक है. अब हमें एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए दैट acid reacts with metal carbonate to form salt, carbon dioxide and water. ठीक है. तो यहाँ पर जो भी क्वांटिटी होगी वो एक एसिड होगी. तो यहाँ पर ऑप्शन में एसिड कौन सा दिख रहा है हमें? HCl. ठीक है. HCl जो है वो एक एसिड है. सफिक्स Al, यहाँ पर सिर्फ एक ही L आएगा. is added to which of the functional which group in the nomenclature? तो aldehyde functional group जो है वो CHO. For autotrophic organism dash is essential. यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए. तो ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट, मतलब यहाँ करंट का वैल्यू दे दिया है. कितना दिया है? 1 एम्पियर्स. कैन बी पास थ्रू द बल्ब हैविंग रेजिस्टेंस 100 ohms. तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस दिया है वो कितना दिया है? 100 ohms. व्हाट विल द पावर? यहाँ पर पावर फाइंड करना है. तो पावर का रिलेशन I और R का कौन सा है? P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर. ठीक है. I कितना है? 1 का स्क्वायर कर तो 1 ही आएगा. रेजिस्टेंस कितना है? 100. तो यहाँ पर पावर कितना आ गया? 100 वॉट्स. हमारा आंसर कौन सा है? D. A spherical mirror and a thin lens each having focal length 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ देखो कुछ दिया नहीं, माइनस नहीं दिया है, तो हम उसको अगर प्लस ही समझे. ठीक है. प्लस 10 सेंटीमीटर. अब प्लस जो है किसमें फॉर्म होगा? कॉन्वेक्स के अंदर होगा. ठीक है. कॉन्वेक्स के अंदर प्लस सेंटीमीटर होगा, भले वो मिरर हो या फिर लेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ वन. डीप सी वाटर अपीयर्स ब्राउन इन कलर बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ठीक है. जनरल फॉर्मूला ऑफ आइसोमॉर्फिक सीरीज हैविंग सक्सेसिव मेंबर. यहाँ पर हमें फॉर्मूला का सीरीज के बारे में बताना है. C3H6, C4H8, C5H10. यहाँ पर जनरल फॉर्मूला कौन सा है? CnH2n. ठीक है. ये फिलिंग द ब्लैंक्स है. ड्रॉ एंड एक्सप्लेन. अरे भाई फिलिंग द ब्लैंक्स है और यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है, तो ये क्वेश्चन जो है एप्लीकेबल नहीं रहेगा यहाँ पर, बिकॉज ये ड्रॉ करने बोल रहा है. द हार्ट ऑफ फिश इज मेड अप ऑफ 2 चैम्बर्ड. The first systematic experimenter to study heredity was Georg John Mendel. The unit of power of lens is diopter. Dash an inert gas does not have 8 electrons in the outermost shell, तो जो है वो helium. Next is pure gold. ये यहाँ पर हमें next वाला कौन सा करना है? Next जो है वो अपना true and false है. ठीक है. Pure gold is 24 carats. That is true. Zygote is established in the bladder. Zygote जो है वो bladder में नहीं होगा, because fallopian tube में fertilization होगा. The sun appears to us about 2 minutes later than actual sunrise. ये भी false है. There is advanced sunrise. 2 मिनट जल्दी दिखता है हमें, बाद में नहीं. Treatment of chlorine with dry slake lime produces bleaching powder. This is called as chloralkali process. क्लोरअल्कली प्रोसेस से ब्लीचिंग पाउडर थोड़ी बनता है. क्लोरअल्कली प्रोसेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, NaOH. तो ये भी फॉल्स है. नेक्स्ट है आंसर इन शॉर्ट, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है. आइडेंटिफाई मी. आई को रेगुलेट फिजिकल मूवमेंट लाइक डांसिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग. ये सारी चीजें, दैट इज व्हाट सेरिब्रम.
इन मेंडल एक्सपेरिमेंट जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन में क्या बनता है? सो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है, इनको क्रॉस करना है और इनका फर्स्ट जनरेशन देखना है। तो यहाँ क्रॉस करो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, और ये भी क्या है? स्मॉल टी। तो यहाँ पर दो प्लांट जो है वो क्या हो गए? टॉल, और दो क्या हो गए? शॉर्ट। Why do the muscle in the eye contract? The lens thickens and the focal length decreases. यहाँ क्वेश्चन है, why do the muscle in the eye contract, the lens thicken and the focal length decreases? So ऐसा क्यों हो रहा है? Because जब हम नियर बाय ऑब्जेक्ट देखेंगे, बहुत क्लोज के ऑब्जेक्ट देखेंगे, तो ये सारी चीजें आएगी। तो यहाँ हमें आंसर लिखना है because we focus on nearby ऑब्जेक्ट। हमने नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखा, इसीलिए हमारे आई में चेंजेस आए, हमारे लेंस जो है वो थिक हो गई, बिकॉज हमें ज़्यादा जूम करना है, ठीक है। फोकल लेंथ भी डिक्रीज हो गया, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जूल्स, कूलम्स एंड वोल्ट? यहाँ पर एक फॉर्मूला है, दैट इज V इक्वल्स टू वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन V इक्वल्स टू W अपॉन Q, ठीक है। V जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, जो हमारा वोल्ट में उसका यूनिट होता है। वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल्स, और हमारा चार्ज जो है Q, चार्ज, दैट इज इन एक्सप्रेस इन कूलम्स, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन होगा V इक्वल्स टू J अपॉन C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ मैच द फॉलोइंग। हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, ठीक है। सेल बॉडी न्यूरॉन का पार्ट है। बैक्टीरिया एंड फंगाई, ये सब जो है वो डिकम्पोजर्स है हमारे। और ग्रीन वेजिटेशन जो है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग द ऑर्गेनिज्म। लेट अस मूव टू सेक्शन बी। Now section B for 25th question. What can you observe when you mix solution of lead nitrate and potassium iodide? Now lead nitrate is formula PbNO3 whole twice, और potassium iodide formula is what? Ki, ठीक है। दोनों कलरलेस सोल्यूशन है। अब इसका रिएक्शन जो है, दिस इज प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस, ये पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव के साथ जाएगा, और यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? PbI2 फॉर्म होगा, और ये एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, तो इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही बोल सकते हैं। और जो पोटेशियम है वो NO3 के साथ जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा? KNO3। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा? येलो कलर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, ठीक है। तो हमें ऑब्जर्वेशन में लिखना पड़ेगा येलो कलर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। Now difference between metals and non-metals on the basis of chemical properties. Metal on reaction with oxygen forms basic oxide. Metal जो oxides बनाएंगे वो basic oxide बनाएंगे, और non-metal के जो oxides होते हैं वो क्या होते हैं? Acidic oxide। जैसे यहाँ पर non-metal का oxide है CO2, ठीक है। यहाँ पर metal का oxide है CaO, ठीक है। Metal reacts with water to produce salt. Metal react with water to produce metal hydroxide along with hydrogen gas. तो यहाँ पर नॉन मेटल जो है वाटर से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी, और नॉन मेटल जो है वो एसिड से रिएक्ट नहीं करते, तो कोई हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। मेटल रिएक्ट विथ बेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पर मेटल जो है वो एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है, बेस से भी रिएक्ट कर रहा है, और दोनों केस में क्या रिलीज कर रहा है? हाइड्रोजन गैस। बट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ बेस आर कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर ये जो है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 27 में आपको अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ
ऑर्डर में रखना है, ठीक है। ऑल्सो टेल इन विच ऑफ देम स्टार्च एंड प्रोटीन्स आर पार्शियली डाइजेस्टेड। पहले सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, माउथ, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, इसोफेगस। उसके बाद क्या आएगा, स्टमक। उसके बाद क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर क्या आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। और लास्ट में क्या आएगा, रेक्टम। स्टार्च जो है वो माउथ में डाइजेस्ट होगा, तो यहाँ पर स्टार्च का जो आंसर है पार्शियल डाइजेशन कहाँ पर होगा, माउथ के अंदर, ठीक है। प्रोटीन्स जो है वो पार्शियल डाइजेशन कहाँ पर होगा, उनका स्टमक के अंदर, ठीक है। तो ये इनके आंसर होंगे। मूविंग टू द क्वेश्चन दैट इज 28 क्वेश्चन के अंदर डायग्राम से देखना है, ठीक है। तो पहले डायग्राम से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें अमीबा दिख रहा है, अमीबा दिख रहा है और बाइनरी फिशन मेथड से जो है वो सेपरेट हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म इन द गिवन डायग्राम, जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। पहला ऑर्गेनिज्म है अमीबा और सेकंड ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम। स्टेट द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन अडॉप्टेड बाय दिस टू ऑर्गेनिज्म। तो अमीबा जो है डायग्राम से ही पता चल रहा है और ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं दैट अमीबा यहाँ पर जो है वो बाइनरी फिशन से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और प्लाज्मोडियम जो है इसका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, मल्टीपल फिशन, ठीक है। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन द बर्ड फॉर्मेशन। ये हाइड्रा के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर हमें देखें हाइड्रा, अ स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड एज बर्ड इज फॉर्म ड्यू टू द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन होने की वजह से ये डिवाइड होगा, एक मैक्सिमम साइज तक रीच होगा। मैक्सिमम साइज में रीच होने के बाद ये पेरेंट बॉडी से, पेरेंट हाइड्रा से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करके और मैक्सिमम साइज तक ग्रो होगा। जब ये एज ए इंडिविजुअल रह सकेगा तो ये अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा और एक नया बर्ड जो है वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक अप्लायंस को पूरा का पूरा वोल्टेज मिलेगा, जिससे उसको जितना ग्लो होना है वो होगा। ईच अप्लायंसेस कैन बी स्विच्ड ऑन स्विच ऑफ सेपरेटली, ठीक है। पैरेलल सर्किट डिवाइड्स द करंट थ्रू द अप्लायंस, ईच अप्लायंस गेट प्रॉपर करंट, सबको प्रॉपर करंट मिलेगा, ठीक है। In a parallel combination, it is very easy to connect or disconnect a new appliance without affecting the working of another appliance. मतलब एक अप्लायंस अगर खराब हो गया तो दूसरा अप्लायंस जो है वो वर्क करेगा, ये इसके एडवांटेज हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव डन, क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 32 न्यूमेरिकल है। हाउ मेनी रेजिस्टेंस ऑफ 176 ohms शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। पैरेलल में कनेक्शन करना है, फाइंड करना है कितने, तो कितने फाइंड करना है मतलब n अपॉन 176। हाउ मेनी मतलब ये n की वैल्यू फाइंड करनी कि पैरेलल में कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट करने हैं 176 के, so that a current of 5 amperes is drawn from a 220 volt supply line. अब यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल देते हैं। बाय ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल्स टू I इंटू R, ठीक है। तो R इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन I। अब V का वैल्यू वोल्टेज कितना दिया 220 वोल्ट्स, तो लिख लो 220 वोल्ट्स। I करंट का वैल्यू कितना दिया 5, तो आप डिवाइड करो तो you'll get 44 ohms, ठीक है। आप डिवाइड करोगे 44 ohms मिलेगा, R का वैल्यू मिल गया। अब ये वैल्यू को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 44 इक्वल्स टू n अपॉन 176। मुझे n का वैल्यू चाहिए, सो रीअरेंज करेंगे। So n equals to 176 upon 44, तो when you divide this we get 4। तो यहाँ पर 4 रेजिस्टर्स चाहिए जो पैरेलल में कनेक्ट होने चाहिए 176 ohms के। Moving to the next question, that is the 33 question says कि यहाँ पर किसी का मैरिज फंक्शन था, ठीक है, आग लग गई और जो है किसी को डैमेज नहीं हुआ किसी की लाइफ में, ठीक है। तो ये प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, यहाँ पर जो है शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, ओवरलोडिंग हो गई, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में दिया है ओवरलोडिंग हो गई, तो बट ऐसा ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए।
ओवरलोडिंग बचाने के लिए क्या करना है, वी शुड नॉट कनेक्ट टू मेनी अप्लायंसेस एट अ सेम टाइम। एक ही टाइम पे बहुत सारे बड़े बड़े वोल्टेज के अप्लायंस कनेक्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट कनेक्ट टू मेनी अप्लायंसेस फ्रॉम अ सिंगल सॉकेट। एक ही सॉकेट में बहुत सारे चार्जिंग वगैरह बहुत सारी चीजें लगा देते तो ओवरलोडिंग हो सकती है। वी शुड यूज फ्यूज, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्यूज। फ्यूज वायर जो है वो सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है बचा के रखता है, तो हमें फ्यूज यूज करना चाहिए। बिकॉज जब भी बहुत एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा होगा तो फ्यूज वायर जो है वो मेल्ट हो जाएगा और हमारे अप्लायंसेस बच जाएंगे। नेक्स्ट इज व्हाट कैन यू कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। डिस्क्राइब एनी टू मेथड्स। तो वेस्ट डिस्पोजल बचाने के लिए वी कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द वेस्ट प्रॉब्लम। कैसे? बाय सेपरेटिंग बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में डिकम्पोज हो सके। तो हम लोग जो है वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के वेस्ट का जो है डस्टबिन अलग रखें और नॉन बायोडिग्रेडेबल का सब्सटेंस जो है वो अलग रखें, ठीक है। बाय रिड्यूसिंग रीयूज रिसाइकलिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो ये जो है वो हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को ये सारी चीज़ों से ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला है कि वेस्ट डिस्पोजल मेथड बताओ अलग अलग। लैंडफिल्स, ठीक है, बड़ा सा जो है वो होल डग करना है और वहां पर सब वेस्ट फेंक देना है, ठीक है, दैट इज लैंडफिल्स। इंसिनरेशन मतलब बर्निंग ऑफ द फ्यूल इनटू एशेस, ठीक है। बायोगैस जनरेशन, कंपोस्टिंग, वेस्ट कॉम्पैक्शन, वर्मी कंपोस्टिंग। यहाँ तो दो पूछे थे हमने, बहुत सारे बता दिए। वर्मी कंपोस्टिंग में जाओ आपको अर्थवॉर्म वगैरह यूज करना है, कंपोस्टिंग में अर्थवॉर्म नहीं आएगा, ठीक है। तो इनमें से दो मेथड्स लिखने थे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो ओजोन लेयर की इंपॉर्टेंस बताइए कि ओजोन लेयर का इंपॉर्टेंस बताओ। ओजोन लेयर एक्ट्स एज अ शील्ड फॉर द लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओजोन इज गुड एट ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन। तो यूवी रेडिएशन जो है वो ट्रैप करता है और ओजोन लेयर अगर नहीं हुआ तो यूवी रेडिएशन जो है हमें हार्म कर सकते हैं। सो विच कैन पेनिट्रेट इनटू द लेयर्स ऑफ स्किन, आइस में डैमेज कर सकता है। This then may damage to the DNA molecules in the plant and animals, ठीक है। Now question number 36 says that what is the role of saliva in the digestion of food? Saliva जो है कहाँ प्रेजेंट होता है, माउथ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो saliva जो है फूड का पार्शलाइजेशन कर देता है माउथ के अंदर और जो स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपलर शुगर में कन्वर्ट कर सकता है। तो इजीली पार्शलाइजेशन ऑफ फूड जो है वो माउथ में ही हो जाता है, ठीक है। सलाइवा आल्सो कंटेन्स अ एंजाइम कॉल्ड एज लिंगुअल लाइपेज व्हिच ब्रेक्स डाउन फैट्स। ये भी इसका एक फंक्शन होगा। 36 क्वेश्चन इज डन। मूविंग टू द 37 क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ पावर रेटिंग 2 किलोवाट is used in domestic electric circuit with a current rating of 5 amperes. What is the result do you expect? ठीक है। Now we know that power का formula that P is equals to V into I, ठीक है। मुझे यहाँ पर करंट, मेरे पास यहाँ पर फ्यूज 5 एम्पियर्स का है, बट यहाँ पर कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। क्या वो फ्यूज मेल्ट होगा या नहीं होगा वो मुझे देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं I का वैल्यू पहले निकालूंगा। तो I इज इक्वल्स टू P अपॉन V। यहाँ पर पावर कितना है 2 किलोवाट, जिसको मैं वॉट में कन्वर्ट कर दूंगा 2000, और वोल्टेज जो दिया है क्वेश्चन में वो कितना वोल्टेज दिया है 220। तो यहाँ पर आप जब डिवाइड करोगे यू विल गेट आंसर दैट इज 9.09 एम्पियर्स। इतना करंट आपका प्रोड्यूस होगा 9.09 एम्पियर्स, ठीक है। बट आपके पास जो फ्यूज है वो कितने एम्पियर का है 5 एम्पियर का। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पर, अरे इतना करंट फ्लो हो रहा है और आपके पास फ्यूज जो है सिर्फ 5 एम्पियर का है, तो यहाँ पर हम क्या एक्सपेक्टेशन होगा हमारा, फ्यूज वायर क्या हो जाएगा, फ्यूज वायर विल मेल्ट बिकॉज करंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है और यहाँ पर फ्यूज सिर्फ हमारे पास 5 एम्पियर्स का है, ठीक है। 37 क्वेश्चन इज डन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज
Let's start with section C. Each is of 3 marks. अब स्वयं ने जो है 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट लिया है ग्लास ट्यूब के अंदर और आयरन नेल्स को रब किए हैं, ठीक है। और आयरन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, देखो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है, जो कॉपर सल्फेट जो है ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, ठीक है। और उसने एक आयरन नेल जो है इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। आयरन नेल, अब देखो रिएक्शन देखेंगे कॉपर सल्फेट का, दैट इज CuSO4 जो सोल्यूशन है ब्लू कलर का, और उसमें आयरन नेल डिप कर दिया Fe। देखो ये पहले आयरन नेल की सिचुएशन है और ये पहले कॉपर सल्फेट की सिचुएशन है, ठीक है। अब जैसे आयरन नेल इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। Fe जो है वो कॉपर को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा FeSO4। FeSO4 कौन से कलर का सोल्यूशन है, ग्रीन कलर का, मतलब सोल्यूशन किस में टर्न हो गया, ग्रीन कलर का टर्न हो गया, ठीक है। और साथ में कॉपर जो है बाहर डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब देखो बाद में कॉपर जो है वो कॉपर की लेयर जो है बन जाएगी आयरन नील के ऊपर, ठीक है, कॉपर की लेयर। तो यहाँ लिखा है व्हेन आयरन नील इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन a brown coating of copper is formed on the surface of iron and color of copper sulfate solution changes from light blue to green, ठीक है। ये सारे ऑब्जर्वेशन होंगे बिकॉज यहाँ पर रिएक्शन हुआ है और ये जो कॉपर फॉर्म हुआ है ये कॉपर जो है वो आयरन नेल के ऊपर जमा हो जाएगा, ठीक है। Now moving to the next question, explain the formation of magnesium chloride by a flowchart of electron exchange। मैग्नीशियम क्लोराइड, देखो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला आता है MgCl2, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो पहले आइडेंटिफाई करो, यहाँ पर मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम और यहाँ पे 2 क्लोरीन है, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और कॉन्फ़िगरेशन होता है 282। क्लोरीन का नंबर होता है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। ये भी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा बिकॉज 7 से 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा बिकॉज यहाँ भी 7 से 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, 2 नेगेटिव चार्ज दे दिया तो 2 प्लस का चार्ज आ गया, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और क्या बच गया इसके पास 2,8, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ कितने क्लोरीन है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो देयर आर 2 क्लोरीन और हर एक क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, देखो ऊपर वाला भी 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, नीचे भी 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो 2 क्लोरीन है और दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इसका क्या हो जाएगा 288 हो जाएगा, इसका भी 288 हो जाएगा, तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 288, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप 8 इलेक्ट्रॉन बना सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। वैसे यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये इसका जो है एग्जैक्ट आंसर आपको ये बनाना है। एक्सप्लेन द डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस ऑफ मेटल विद द सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, जैसे अगर एक सॉल्ट का सोल्यूशन ले लो कॉपर सल्फेट और कोई मेटल से रिएक्शन करने बोल रहे हैं और यहाँ कुछ रिएक्शन लिखना है, ठीक है। तो ये सॉल्ट का एक सोल्यूशन है और यहाँ मैग्नीशियम से रिएक्ट कर लेता हूँ बिकॉज हायर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस लोअर रिएक्टिव एलिमेंट, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा MgSO4 प्लस Cu, ठीक है। और यहाँ राइट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल लिखनी है, तो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर क्या आती है, देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है
इनमें से, ठीक है। वी हैव डन विद द 40 क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 सेज, यहाँ पर कंप्लीट करना है, ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड वो कहाँ प्रेजेंट है, वो नेक पे प्रेजेंट है, तो लोकेशन क्या लिखोगे आप, नेक। और क्या रिलीज करता है, वो रिलीज करता है थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इंसुलिन, अरे इंसुलिन कौन रिलीज करता है, पेनक्रियाज, ठीक है। और लोकेशन का है बिहाइंड द स्टमक, ठीक है। अबाउ द किडनी, अबाउ द किडनी क्या प्रेजेंट, कौन सा ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट है। और कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, एड्रीनालाइन हार्मोन, एड्रीनालाइन हार्मोन, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है, प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के मेथड। दैट इज फर्स्ट इज अ नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड मीन्स दैट इज रिलेटेड टू द विड्रॉल, ठीक है। विड्रॉल मेथड, विड्रॉल मेथड में क्या होगा, जैसे ही स्पर्म इजैकुलेट जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ना करें, ठीक है। नेक्स्ट इज द बैरियर मेथड, बैरियर मेथड में कॉन्डम कैन बी यूज्ड। Next is IUCD, intrauterine contraceptive device, can also be used. Then oral contraceptive, ठीक है, ये oral pills है जिससे hormones रिलीज होना बंद हो जाएंगे, मतलब ओवम जो है ओवरी में से रिलीज नहीं होगा, वो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड में वैसेक्टोमी इन मेल्स, ठीक है, एंड ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल्स, ये सारे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स है प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म, लीशमेनिया जो है वो कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस होगा, लीशमेनिया वुड बी फॉर फ्रॉम बाइनरी फिशन, ठीक। यीस्ट जो है वो हमारा फॉर्मेशन होगा बाय बडिंग, ठीक है। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लीशमेनिया का देखो, ये लीशमेनिया का डायग्राम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, उसके बाद इसका साइटोप्लाज्म स्प्लिट होगा और यहाँ से वो लॉन्जिट्यूडनली, मतलब जो है ये वाले डायरेक्शन में ब्रेक होगा, लॉन्जिट्यूडनली स्ट्रेट डायरेक्शन में ऐसे जाके ब्रेक होगा। तो देयर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ पैरेंट लीशमेनिया सेल टेक्स प्लेस इन अ डेफिनाइट प्लेन, this is longitudinally with respect to the flagellum at its end। flagellum मतलब जिससे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जिससे वो मूव कर सकता है या फिर फूड जो है उसको ट्रैप कर सकता है, ठीक है। देन यहाँ फिर हमें किसके लिए पूछा है, एक तो हो गया हमारा लीशमेनिया के बारे में, देन इट इज अबाउट यीस्ट, यीस्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होगा, और ये बडिंग मेथड जो हम ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं, बडिंग मेथड। yeast cell produces two daughter nuclei by mitosis, माइटोटिक डिवीजन, मतलब देखो ये एक सेल है, न्यूक्लियस है, राइट, सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन होने के बाद देखो सेल्स न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो रहा है, दिस यीस्ट इज कॉल्ड एज पेरेंट सेल, अ स्मॉल बल्ज अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ पेरेंट सेल, देखो यहाँ पर डिवीजन होने के बाद यहाँ पर ऊपर एक बल्ज फॉर्म होगा और वो बल्ज के ऊपर जो है वो न्यूक्लियस स्प्लिट होगा, ऊपर चला जाएगा, देखो वन ऑफ द टू डॉटर न्यूक्लियर एंटर्स दिस बड, ठीक है, न्यूक्लियाई जो है वो ये बड में एंटर करेगा। आफ्टर सफिशिएंट ग्रोथ बड सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड स्टार्ट्स टू लिव इंडिपेंडेंटली एज अ डॉटर यीस्ट सेल, देखो ऐसे बहुत सारे जो है बड फॉर्म हो जाएंगे, एक नहीं बहुत सारे बड फॉर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बाय द लेंस ऑन द स्क्रीन, तो यहाँ पर देखो आपने ऑब्जेक्ट है, कॉन्वेक्स लेंस है, और यहाँ पर जो इमेज बन रहा है, ठीक है, ब्लर इमेज बन रहा है बिकॉज स्क्रीन पे फॉर्म पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है। हाउ वुड यू चेंज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस टू क्लियर द रिफ्लेक्शन ऑन द स्क्रीन, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे करेंगे, थोड़ा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पास लाना, मतलब ऑब्जेक्ट को अगर हम पास ले आएंगे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम कर देना है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी डिक्रीज्ड। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट को अगर मैं पास ले आऊंगा तो ये रे भी जो है पीछे चली जाएगी और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रॉपरली स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम कम कर देंगे। ठीक है, ये पास आ जाएगा तो ये भी इधर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइंस यहाँ इंटरसेक्ट करेगी। फोकल लेंथ का क्या करें? देखो यहाँ पर ये जो लेंस है बहुत थिक है। ठीक है, तो लेंस को थिन करना पड़ेगा। लेंस थिन हो जाएगा तो लेंस अगर थिन हो जाएगा तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो भी स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ की बात करें, फोकल लेंथ शुड बी इंक्रीज्ड। ठीक है, मतलब लेंस को आपको थिन करना है। आप लेंस को थिन करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पीछे चला जाएगा। तो आप इंक्रीज कैसे करोगे? ठीक है, फोकल लेंथ बढ़ाना पड़ेगा आपको, लेंस को थिन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट यूजेस अ लेंस in a sunlight to burn paper. State the type of lens used by the student. अब यहाँ पर जो है वो कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, स्टेट द पोजीशन ऑफ इमेज फाउंड इन दिस इंसिडेंट। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ इमेज देखो, यहाँ पे जो है सन रेज आ रही है, सन रेज बहुत दूर से आ रही है और यहाँ हमने कौन सा लेंस यूज किया है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है और यहाँ पर जो है फोकस होगा इसका। ठीक है, एंड ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ दिस फिनोमेना। तो यहाँ रे डायग्राम बनाया हमने कि जो रेज है बहुत दूर से आ रही है और ये जो है अपने फोकस पे जाके इंसिडेंट होगी और अगर पेपर फोकस पे प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर वार्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब इन योर हाउस रेटेड 100 वाट्स। तो यहाँ पर 100 वाट्स का पावर है। ठीक है, बल्ब का। और यहाँ पर रेफ्रिजरेटर का पावर दिया है दैट इज 400 वाट्स। इफ दिस अप्लायंस आर ऑपरेटेड फॉर 10 आवर्स पर डे, तो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 10 आवर्स और इसका भी टाइम ले लेते हैं 10 आवर्स बिकॉज दोनों को 10 आवर्स तक जो है वो यूटिलाइज करना है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रन देम फॉर 10 डेज। ठीक है, मतलब यहाँ पर कॉस्ट वगैरह एनर्जी निकालनी है, कॉस्ट निकालना है, एनर्जी दोनों केस में निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? दैट इज एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। ठीक है, अब एनर्जी जब भी आप फाइंड करते हो तो पावर जो है आपका किस में होना चाहिए? किलोवाट में। तो मैंने डिवाइड बाय क्या कर दिया? 1000। और टाइम किस में होना चाहिए? आवर्स में। तो ऑलरेडी आवर्स में ही है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, यहाँ भी 2 0 कैंसिल। देखो ये, ठीक है, यहाँ पर भी 2 जीरोस कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 किलोवाट आवर। अभी कितने डेज के लिए चल रहा है? 10 डेज के लिए। तो मल्टीप्लाई पे क्या कर दो आप? 10। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन में 10 डेज दिए, तो ये कितना हो जाएगा? 10 किलोवाट आवर। इसी केस में यहाँ पर भी सेम, एनर्जी इज व्हाट? पावर इनटू टाइम। पावर कितना दिया है? 400 वाट्स। 400 वाट्स को किलोवाट्स में करना है तो 400 अपॉन क्या आएगा? 1000। और टाइम किस में दिया? आवर्स में। तो यहाँ भी 10 ले लेते हैं। ठीक है, 3 जीरोस कैंसिल, 3 जीरोस कैंसिल, यहाँ पर कितना आ रहा है? 4 किलोवाट आवर। बट ये भी कितने डेज ऑपरेट हो रहा है? 10 डेज। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 40 किलोवाट आवर। अब टोटल किलोवाट आवर्स कितने हो रहे हैं? 10 और 40 कितने हो जाते? 50। ठीक है, टोटल देखने जाए तो 10 और 40 कितने किलोवाट आवर हो रहे हैं? 50 किलोवाट आवर हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ कुछ रेट दिया है इसने 1 किलोवाट आवर का। सो किलोवाट आवर और यहाँ पर कॉस्ट इसका, तो 1 किलोवाट आवर का जो कॉस्ट दिया हुआ है दैट इज 8 रुपीज दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, बट हमारा बिल कितना है? 50।
50, हमें कॉस्ट निकालना है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5 × 40, तो यहाँ पर आ जाएगा 400 rupees is our answer. Let us start with section D. And section D is of 4 marks. State the composition, properties and uses of plaster of Paris. ठीक है, अब plaster of Paris का जो composition है, first of all इसका जो formula है plaster of Paris का, that is CSO4 dot half H2O. ठीक है, अब ये इसका फॉर्मूला है, तो इससे कॉम्पोजिशन में क्या होना चाहिए, इसके कॉम्पोजिशन में कैल्शियम सल्फेट होना चाहिए, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ वही लिखा है हमने, 70% जो है नियरली इज कैल्शियम सल्फेट एंड 21% अप्रोक्सीमेटली इज वाटर, ठीक है। ये इनका परसेंटेज है। और यहाँ फिर पूछा है आगे कॉम्पोजिशन के बाद इनकी प्रॉपर्टीज पूछी है, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला भी बात करें हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं, CSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करें इसकी, प्रॉपर्टीज दैट इट इज नॉन फ्लेमेबल एंड नॉन कम्बस्टिबल, ठीक है, फ्लेम नहीं कैच फायर करेगा और उसको हम बर्न नहीं कर सकते। हैव जनरली लो केमिकल रिएक्टिविटी, इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी स्लो है, ठीक है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, फिर इसके आगे कुछ यूजेस पूछे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो सीमेंटिंग मटेरियल है जिसमें हम लोग ऑर्नामेंट वगैरह में यूज कर सकते हैं। इट इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग मोल्ड्स फॉर पॉटरी एंड सेरामिक्स, ठीक है। ये कुछ यूजेस है जो अर्दन पॉट्स वगैरह में भी बनाने के काम आएंगे। ओके, सो 47th क्वेश्चन इज डन। मूविंग टू 48th। डॉक्टर यूजेस अ वाइट पाउडर टू सेट द ब्रोकन बोन्स इन द राइट पोजीशन। अब देखो, बोन्स को सेट करने के लिए वापस से पीओपी यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते हैं, ठीक है। राइट इट्स केमिकल नेम। अब इसका केमिकल नेम क्या होगा, इसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट ये हाफ है इसलिए यहाँ पर हेमी लिखा है, HEMI, ठीक है, हेमीहाइड्रेट। तो ये इसका केमिकल नेम हो गया और फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं, CSO4 डॉट हाफ H2। राइट टू अदर यूजेस, हमने और भी 2 यूजेस लिखने हैं, हमने पहले यूजेस बता चुके हैं। और भी यूजेस जो है हम लिख सकते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज वगैरह, ठीक है। It is used for making models, decorative materials and design in ceilings, ठीक है। यहाँ सब इसको यूज कर सकते हैं, ये हमारे 10th लेवल का है। ओके, 49 के अंदर इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4। नाउ ये जो फॉर्मूला है इट हैज C2H5OH, तो यहाँ हम लिख देते हैं CH3 लिखा हुआ है, फिर CH2 है और क्या है OH, और इसका ऑक्सीडेशन करना है किसके प्रेजेंस में, KMnO4। KMnO4 जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, तो ये अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीजन ऐड करके अल्कोहल को ये जो है वो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो अल्कोहल वाला ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में, ठीक है। अब लेफ्ट साइड कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 1 और 2, 2 कार्बन दिख रहे हैं, ठीक है। राइट साइड पे कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, तो टोटल यहाँ भी 2 कार्बन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, CH3 COOH, ठीक है। यहाँ पर जो बनेगा दैट इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड विल बी फॉर्म। साथ ही साथ यहाँ पर जो है साथ में वाटर ही बनेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गया। तो ये हमारा जो ए कंपाउंड है दैट इज एसिटिक एसिड, ए जो है हमारा एसिटिक एसिड है। अब ये एसिटिक एसिड का फर्दर NaHCO3 से रिएक्शन करना है, ठीक है। सो CH3COOH प्लस NaHCO3, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये एसिड है, ठीक है। एसिड रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये देखो मेटल है सोडियम, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिड रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट
टू फॉर्म सॉल्ट, और क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का तो हमेशा फिक्स ही रहने वाला है। अब यहाँ जो सॉल्ट मिलेगा, कौन सा सॉल्ट मिलेगा, CH3COO माइनस और Na क्या है, प्लस। ठीक है, तो ये इसके साथ सॉल्ट बना देगा, तो हमें सॉल्ट कौन सा मिलेगा, CH3COO Na। ठीक है, ये हमें अपना सॉल्ट मिल गया। तो यहाँ देखो बी फाइंड करना है, एक और रिएक्ट करके यहाँ पर बी। ठीक है, तो ये हमारा CH3COO जो है वो सॉल्ट कौन सा है, अपना बी है। राइट द एटॉमिक फॉर्मूलाज एंड नेम ऑफ द कंपाउंड ऑफ ए एंड बी। अब ए का जो तो नेम पता ही हमें, दैट इज फॉर्मूला तो लिख चुके हम लोग, दिस इज व्हाट, एसिटिक एसिड। ठीक है, और बी का जो नेम है यहाँ पर क्या है, सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट। ठीक है, ऑल्सो नोट डाउन द यूजेस ऑफ ए मतलब जो है एसिटिक एसिड के यूजेस लिखने हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड के यूजेस देख लेते हैं कुछ सिंपल से। इट इज़ यूज्ड एज अ इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट। ठीक है, लेबोरेटरी वगैरह में यूज करते हैं। इट इज़ यूज इन मेनी मेडिसिन्स एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ विनेगर। तो ये सब जो है इनके यूजेस हो गए एसिटिक एसिड के। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पर डिफरेंस देना है आर्टरीज और वेन्स के बारे में, और एयर सैक इन लंग्स एंड यहाँ पर जो है पेनक्रियाज नहीं आएगा, यहाँ पर आएंगे नेफ्रॉन्स। ठीक है, बिकॉज किडनी के अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो पहला डिफरेंस देखते हैं आर्टरीज और वेन्स का। आर्टरीज की वॉल्स जो है वो थिक होती है, बिकॉज उनको बहुत सारे प्रेशर से ब्लड को लेके जाना होता है। ठीक है, इसलिए उनकी जो वॉल्स होती है वो थिक वॉल्स होती है। वेन्स की जो वॉल्स होती है वो थिन होती है, बिकॉज उनको ब्लड वापस रिटर्न हार्ट में लेके आना होता है पूरी बॉडी से, तो इतना प्रेशर नहीं होता है, इनकी वॉल्स थिन होती है। ठीक है, और जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट दिया ही है कि इनकी वॉल्स थिक है, रीज़न ये है कि इनके अंदर जो ब्लड फ्लो होगा वो बहुत हाई प्रेशर से होता है, इसलिए उनकी वॉल्स थिक होती है। ठीक है, और इनकी वॉल्स थिन है, ब्रिंग बैक ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट एंड ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। मतलब यहाँ पर जो है ब्लड पूरे बॉडी से हमारे हार्ट में आ रहा है, तो कोई प्रेशर से नहीं आता है, इसलिए इनकी वॉल्स भी क्या होती है, थिन वॉल्स। आर्टरीज आर जनरली रेड इन कलर सिंस दे कैरी प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरीज के अंदर जो है प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए आर्टरीज जो है वो रेड कलर की होती है। ठीक है, वेन्स जो है वो ब्लू कलर की है, बिकॉज वो डीऑक्सीजनेटेड या फिर इम्प्योर ब्लड कैरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस जो हमें देना है, इट इज डिफरेंस बिटवीन एल्विलाई एंड नेफ्रॉन। एल्विलाई कहाँ पर होते हैं, लंग्स में होते हैं। ठीक है, सो एल्विलाई आर टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स, लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। एंड नेफ्रॉन इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कहाँ प्रेजेंट होगी, किडनीज में। देन द वॉल्स ऑफ एल्विलाई आर वन सेल थिक। ठीक है, एक ही सेल ज़्यादा थिक है, एंड इट कंटेन्स एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। बहुत सारी जो है वो ब्लड कैपिलरीज कनेक्टेड है उनके साथ, ऑक्सीजन डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होगा। नेफ्रॉन्स आर मेड अप ऑफ ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल एंड अ लॉन्ग रीनल ट्यूब। ठीक है, जो ग्लोमेरुलस है वो ब्लड का फिल्ट्रेशन का काम करेगा। ग्लोमेरुलस किसके अंदर प्रेजेंट है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस को फिट किया हुआ है। ठीक है, और लॉन्ग रीनल ट्यूब मतलब यहाँ पर सब चीज़ें फिल्ट्रेशन की होगी, जो भी काम की चीज़ें हैं, जो वेस्ट है, वो सब चीज़ रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट इनके फंक्शंस देखे एल्वेलाई के। एल्वेलाई क्या करेगा, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करेगा। ठीक है, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज दैट सराउंड द एल्वेलाई एंड द गैस प्रेजेंट इन द एल्वेलाई। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो हम लोग अगर ऑक्सीजन ब्रीद इन करेंगे, ऑक्सीजन जो हम लोग ब्रीद इन कर रहे हैं लंग्स के थ्रू एल्वेलाई में जा रहा है, और एल्वेलाई से जो है हमारे पूरे ब्लड में जाएगा, और हमारे ब्लड के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा वो रिटर्न एल्वेलाई के थ्रू नोज से हमारे बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी, एल्वेलाई में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन और आउट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है द ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू द रीनल आर्टरीज।
The blood is entered here and the nitrogenous waste in the form of urine is collected by the collecting duct. तो यहाँ पर जो है वो रीनल आर्टरीज के अंदर ब्लड एंटर करेगा फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। मेन जो है नेफ्रॉन का काम यही है, इट हेल्प्स इन क्लीनिंग ऑफ द ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। जो भी वेस्ट है वो ब्लड में से रिमूव कर देगा और यूरिन जो वेस्ट बनेगा वो यूरिन के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, ठीक है। Then moving to the next question, that is 50 question is done. 51 question. Explain the successive names of organ involved in the human respiratory and their importance. अब human respiratory system के डायग्राम से ही देखते हैं कि हमें कौन कौन से organs की requirement है, ठीक है। The first is the nose, ठीक है। Then nasal cavity, nostrils, फिर आ गया pharynx, फिर आ गया larynx, फिर आ गया ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया के नीचे आएंगे, यहाँ पर डायग्राम मेंशन नहीं किया है, यहाँ पर जो है ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, एल्विलाई है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर आएगी। अब उसको हम लोग एक्सप्लेनेशन के थ्रू देखते हैं। Respiratory system begins from nose. Our nose has two holes known as nostrils. सबसे पहले जो है वो respiration nose nostrils के अंदर air enter करेगी, ठीक है। And the passage behind the nostrils is called as nasal passage. तो दो holes जो है nose में that is called as nostril, और nostrils के पीछे जो passage है उसको हम nasal passage बोलते हैं, ठीक है। The air for respiration is drawn into our body through the nostrils present in the nose. अब नेसल पैसेज जो है उसके अंदर फाइन हेयर्स होते हैं, ठीक है। नोज के अंदर जो हेयर्स होते हैं फाइन हेयर होते हैं, और म्यूकस, म्यूकस मतलब स्टिकी सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन आवर नोज। अब इनका मेन काम क्या होता है, जो भी एयर है उसको फिल्टर करना। तो व्हेन एयर पासेस थ्रू द नेसल पैसेज द डस्ट पार्टिकल्स एंड द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन आर ट्रैप्ड बाय द नेसल हेयर्स। मतलब जो भी इम्प्योरिटीज है, डस्ट पार्टिकल है, वो सब जो है नेसल पैसेज ट्रैप कर लेगा, बिकॉज उसके अंदर हेयर्स है और म्यूकस प्रेजेंट है। उसके बाद कहाँ जाएगी एयर, फेरिंग्स में जाएगी, ठीक है। फेरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन माउथ एंड विंड पाइप्स। खाली एक जंक्शन है जिसके थ्रू विंड जाएगी, ठीक है। सो एयर एंटर्स द नेसल पैसेज टू फेरिंग्स एंड देन इट गोज टू द ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया या फिर विंड पाइप बोल सकते हो। नाउ एयर पासेज थ्रू द ट्रैकिया. It does not collapse even when there is no air in it because it is supported by rings of soft bones called as cartilage. मतलब एयर जो है वो ट्रैकिया के अंदर आ जाएगी, ठीक है, बट कोलैप्स नहीं होगी बिकॉज ट्रैकिया जो है उसके अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, तो वो एयर को कोलैप्स होने देंगे नहीं। मतलब हमारे लंग्स के अंदर जो है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ ऑक्सीजन अवेलेबल होगा। द ट्रैकिया रन्स डाउन द नेक, और फिर फर्दर किस में डिवाइड होंगे, ब्रोंकाई में, ठीक है। ब्रोंकाई फर्दर जो डिवाइड होगा वो होगा ब्रोंक्यूल्स में। हमारा जो लंग्स है, लंग्स जो है वो थिन मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, उसको हम बोलते हैं प्लूरा, ठीक है। और हमारा लंग्स जो है सेंसिटिव ऑर्गन है, उसको जो है वो रिब केज प्रोटेक्ट करता है, रिब केज जो हमारी रिब्स की बोन्स होती है वो, ठीक है। अब ब्रोंकाई जो है फर्दर किस में डिवाइड होगा, ब्रोंक्यूल्स। बहुत सारे यूनिट्स है, छोटे छोटे यूनिट, उसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। फिर ब्रोंक्यूल्स के एंड पे जो है एयर पाउचेस होंगे, एयर सैक स्ट्रक्चर होंगे, दैट इज कॉल्ड एज एल्विलाई, ठीक है। तो एल्विलाई के थ्रू जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगी, ठीक है। जो भी ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में एंटर करेगा, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट होगा। तो एल्विलाई के थ्रू सारे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होंगे, ठीक। Millions of alveoli are there in the lungs, which provides a large area for exchange of gases. मतलब जो भी ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उन सब का एक्सचेंज करने के लिए एल्वेलाई का इंपॉर्टेंट रोल है। द ऑक्सीजन इज कैरिड बाय अ रेड पिगमेंट कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है वो एक रेड कलर का पिगमेंट है जो ऑक्सीजन कैरी करेगा और पूरी ब्लड में लेके जाएगा, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, दिस ऑक्सीजन विल कंबाइन विद द डाइजेस्टेड फूड, या फिर हमारे जो बॉडी में ग्लूकोज हो, डाइजेस्टेड फूड है,
और वो एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स वेयर इट डिफ्यूजेस इनटू द एल्वेलाई, मतलब जो भी CO2 प्रोड्यूस होगा वो एल्वेलाई के थ्रू हमारे नोज से जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज द 51 क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन, लेट्स चेक 52 क्वेश्चन। A person cannot see clearly an object less than 1 meter away, ठीक है। लेस देन 1 मीटर अवे मतलब इसको पास का दिखता नहीं है और इसका इसका जो है वो दूर का दिखता है, ठीक है। What defect does this person suffers from? Write down the reason why this defect occurs. Explain how it can be rectified with a diagram. So a person cannot see clearly an object less than 1 meter, मतलब इसको पास का नहीं दिख रहा है और इसको दूर का दिख रहा है। सो यहाँ पर जब पास का नहीं दिख रहा है और दूर का दिख रहा है तो यहाँ पर पर्सन किससे सफ़र करेगा? हाइपरमेट्रोपिया से, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो इसको हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं या फिर फार साइटेडनेस, मतलब इसको दूर का दिखता है, ठीक है। दिस कुड बी बिकॉज रीजन इसका ये है द आई इज टू शॉर्ट और द कॉर्निया और द क्रिस्टलाइन लेंस डज नॉट रिफ्रैक्ट लाइट इनफ व्हेन ट्राइंग टू व्यू एन इमेज। तो यहाँ पर जो आई बॉल है, आई बॉल बिकम्स टू शॉर्ट, ये इसका रीजन है। आई बॉल टू शॉर्ट होने की वजह से ये डिफेक्ट अकर होगा, ठीक है। अब इसका डायग्राम देखते हैं। देखो मैं इसको प्रॉब्लम क्या है, इसको ना पास की चीज नहीं दिख रही। देखो ये अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको पास की चीज नहीं दिख रही बिकॉज ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो रेटिना पे बनना चाहिए, ठीक है। तो ये रे को थोड़ा मुझे आगे लाना पड़ेगा। अब आगे लाने के लिए मुझे कन्वर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होगा? दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस है, तो वो रेस को दूर से जो है पास लेके आ जाएगा, ठीक है। तो इसको पास का भी दिख जाएगा बिकॉज जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहाँ पर आएगा? रेटिना पे, ठीक है। नाउ 53rd क्वेश्चन जो है वो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में समझाना है हमें कि डोमेस्टिक सर्किट में कैसे होगा। इलेक्ट्रिक पावर टू हाउसेज इज सप्लाइड थ्रू द मेन्स। इट हैज टू वायर्स, दो वायर्स होते हैं, एक है लाइव वायर और दूसरा है न्यूट्रल वायर। लाइव वायर जो है उसमें रेड कलर की इंसुलेशन होती है और न्यूट्रल वायर जो है वो ब्लैक कलर की इंसुलेशन होती है, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज लाइव वायर एंड दिस इज न्यूट्रल वायर। लाइव वायर को आप फर्दर देख सकते हो, यहाँ पर वो फ्यूज से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर लाइव वायर में फ्यूज लगा बिकॉज इसमें करंट फ्लो होगा। फ्यूज के बाद जो है वो इलेक्ट्रिक मीटर आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक मीटर जो हमारे घर के नीचे होता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा जिसमें हम लोग अलग अलग चीज अटैच कर सकते हैं। 2 प्लग पिन्स लगा सकते हैं, 3 प्लग पिन्स लगा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें होगी। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू वायर्स इज 220 वोल्ट्स, मतलब लाइव वायर न्यूट्रल वायर के बीच में जो पोटेंशियल मेंटेन किया है दैट इज 220। द अर्थ वायर with green insulation is connected to metal plate kept in the ground। अर्थिंग वायर को क्यों यूज करते हैं? अर्थिंग वायर जब भी कोई हमारा अप्लायंस है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट जो है हमें लग सकता है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग अर्थिंग वायर यूज करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट जो है वो ग्राउंड में ले जाएगा। 2 सेपरेट सर्किट्स आर यूज्ड। अब यहाँ पर अलग अलग सर्किट्स यूज करेंगे। एक 5 एम्पियर का फ्यूज यूज करना है, जो छोटे छोटे अप्लायंसेज है, फैन है, बल्ब है, ठीक है, तो उसके लिए 5 एम्पियर का फ्यूज चलेगा। और जो 15 एम्पियर्स के फ्यूज है वो हम लोग एसी के लिए, रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है, माइक्रोवेव वगैरह हो गया, गीजर हो गया, तो जो बड़े बड़े अप्लायंस है उनके लिए हम लोग 15 एम्पियर का फ्यूज यूज करते हैं। द डिफरेंट अप्लायंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो डोमेस्टिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, पैरेलल कनेक्शन होता है। पैरेलल कनेक्शन का मतलब सबका इंडिविजुअल स्विच है, सबको इंडिविजुअल वोल्टेज मिलेगा, है ना। The appliance having metallic body like electric iron, refrigerator, their metallic body is connected to the earthing wire so that if there is any leakage of current, it passes to the earth and prevent electric shock। तो यहाँ वही बताया कि इलेक्ट्रिक आयरन है, रेफ्रिजरेटर है और जो भी मेटल के डिवाइस है उनमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा और हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, तो उससे जो है हम लोग अर्थिंग वायर कनेक्ट कर देंगे ताकि हम लोग को शॉक से प्रिवेंट हो जाए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर फॉर्म कैसे होगा और डीकम्पोज कैसे होगा। ठीक है, नाउ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, देखो एटमॉस्फेयर में जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल बहुत सारे होते हैं। ठीक है, हो सकता है कि इनमें से कोई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन एटम में ब्रेक हो जाए ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज से हो सकता है, थंडरिंग लाइटनिंग की वजह से हो सकता है। ठीक है, अब ये एक ऑक्सीजन एटम जो है वो O2 से कंबाइन हो क्या बना देगा, O3। और एक और ऑक्सीजन एटम O2 से कंबाइन हो क्या बना देगा, O3। तो यहाँ पर यूवी लाइट भी हेल्प कर सकता है, और यहाँ पर यूवी लाइट के साथ साथ जो है थंडरिंग वगैरह से भी वो ब्रेक हो सकते हैं O2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम के अंदर। फिर ऑक्सीजन एटम जो है O2 से कंबाइन करके क्या बना देगा, O3। ठीक है, अब वो डिकम्पोज कैसे होगा, when chlorine and bromine atoms come in contact with ozone। देखो जैसे CFC एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। CFC का मतलब क्या होता है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर CFC जो है क्लोरीन एटम अगर एटमॉस्फेयर में हुआ या ब्रोमीन एटम एटमॉस्फेयर में हुआ, ये ओजोन के कांटेक्ट में आके जो है वो ओजोन मॉलिक्यूल को ब्रेक कर सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, वन क्लोरीन एटम कैन डिस्ट्रॉय ओवर this many, I think 1 lakh ozone molecules before it is removed from the stratosphere. Ozone can be destroyed more quickly than it is naturally created। तो यहाँ पर जो इसका extent of destruction है वो बहुत ज़्यादा है जिससे वो फॉर्म होगा।